हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्ज़ाम की, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, या एसबीआई क्लर्क है या एसबीआई पीओ है, ये सीरीज़ आपके हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है और इसमें हम हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में जाकर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप ये कवर कर लेते हैं, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो चलिए गाइज, फटाफट से लाइक कर दीजिए, सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं। ये अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक का सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है। कल हमने पहले 3 रूल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है। आज हम अगले कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि और ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम रिवाइज भी करवाऊंगा मैं आपको एक बार कल वाला, और फिर हम आगे वाले टॉपिक भी कवर करेंगे, मतलब आगे वाले कुछ रूल्स भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के बारे में। ये हमने अभी लॉन्च किया है गाइस, जो सभी एग्जाम्स के लिए क्यूरेटेड है। इसमें एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क और आर आर बी पी ओ और आर आर बी क्लर्क सभी के लिए आपको प्रिपरेशन कराई जाती है। इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की आपको कंप्लीट कवरेज यहाँ पे मिलती है, जिसमें आपको ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के लिए, इवन जनरल अवेयरनेस के लिए भी। हर एक्सरसाइज, हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसकी वैलिडिटी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, 12 महीने, 18 महीने या 24 महीने, डिपेंडिंग आपका प्लान क्या है। बट जितनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हो गाइज, उतना ही जल्दी आप अपने आप को उस फ्लो में ला पाते हो, एग्ज़ाम वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला जोन है उसके अंदर आओगे आप। तो जल्दी शुरू करो ताकि आपकी प्रिपरेशन टाइम पे ख़त्म हो और आप अपने एग्ज़ाम को आप फेज़ 1 और फेज़ 2, प्रीलिम्स और मेंस, दोनों को अच्छे से कवर कर पाओ। तो आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप ये कोर्स गाइज, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया मिलेगा आपको। नहीं तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाइए और ब्राउज़र पे जाके बस आपको इतना लिखना है edutap.in। edutap.in जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। आप देखने का, इस लैंडिंग पेज पे सबसे पहला जो आपका है बैंकिंग कोर्सेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको क्लिक करते ही जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको आप हमारा महापैक ये दिख जाएगा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपना वैलिडिटी ईयर चूज करके, और आप अब देख सकते हो इसमें हम आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पे हम फ्लैट 70% ऑफ ऑफर कर रहे हैं इस टाइम पे, और इसका कूपन कोड है कैपिटल विक्ट्री। ठीक है, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में जीती है, तो उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे अपने इसका कूपन कोड का नाम रखा है कैपिटल विक्ट्री। ठीक है गाइज, तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। सारी क्लासेस यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके आपको रखी गई हैं। आप अपनी स्पीड से अपने अकॉर्डिंग इनको देख सकते हो और अपना प्लान बना सकते हो कि मुझे किस टाइम फ्रेम के साथ अपना कौन सा सिलेबस, किस सब्जेक्ट को सिलेबस को कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ गाइज आपकी जनरल अवेयरनेस भी साथ साथ कवर होती है, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग पार्ट बच्चे मुझे बताते हैं वो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस ही होती है, क्योंकि उसमें एम्बिग्विटी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा। तो उसकी भी आप अच्छे से कंप्लीट कवरेज करोगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो आपको एस बी आई पी ओ और आई बी पी एस पी ओ में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, वो भी इसमें कॉम्पोनेंट कवर है, जिसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ये सब कवर किया गया है इसके अंदर। तो दिस इज बेसिकली अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, यू विल बी एबल टू कवर योर सिलेबस होलिस्टिकली, ऑर्गेनिकली एंड इन टाइम विद क्वालिटी कंटेंट एंड क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, तो आप जाके चेकआउट कीजिए इसको और देखिएगा आपको कितना बेनिफिट मिलता है इससे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना टॉपिक का अपना सेकंड पार्ट। तो गाइस, कल मैं थोड़ा सा जो हमने किया था उसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक क्या है। एग्रीमेंट मतलब क्या होता था गाइस, समझौता। ठीक है, समझौता किसके बीच में कराना पड़ता है, जिन पार्टीज के बीच में क्या हो रखा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है, राइट। तो उनके बीच में एक समझौता कराना पड़ता है। अब कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था, अगर वो कहानी आपको याद है, तो नाउन और वर्ब के बीच में। तो नाउन और वर्ब के, या सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, तो नाउन और वर्ब के बीच में या सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो समझौता कराया गया उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और समझौता क्या कराया गया, ये था समझौता कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है, कर्ता धर्ता, ऑनर, अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब भी क्या रहेगी, हमेशा सिंगुलर रहेगी। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या रखी जाएगी, हमेशा प्लूरल रखी जाएगी। इसको बोला जाता है गाइज आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का दी मोस्ट एब्सोल्यूट रूल। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जो 100
परसेंट इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है गाइस, 100% सेंटेंसेस में फॉलो किया जाता है, ठीक है, 100%। हाँ, कुछ नुआंसेस हैं इसके जो आपको अभी समझ, जो मैं यहाँ पे आपको चैप्टर में समझा रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कौन सा वर्ड है जिसके पास 1+1 करने की एबिलिटी होती है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो मुझे गाइस, अगर याद है तो आपको। कल आपने शर्त लगाई थी मेरे साथ, याद है कि हम याद रखेंगे सर कि जो जो आप मुझे कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, क्या कॉन्सेप्ट था कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, मतलब एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। एंड के अलावा और कोई भी कंजंक्शन दो सब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता। तो उससे हमें रूल क्या समझ आया और हमें कैसे गलतियां वो एग्जाम में बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ एक बार। तो सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब, वेयरएज प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। और सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी, आज के बाद आपको क्या शुरू करना है, ये 3 स्टेप हैं आपको जो फॉलो करना है। आज के बाद आप कुछ भी पढ़ोगे, लिखोगे, बोलोगे, सुनोगे, समझोगे, ठीक है, तो सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने की। तो फर्स्ट ट्रिक इज टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ढूंढो सबसे पहले, वो आपको मोस्टली शुरुआत में मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको ढूंढना कैसे है, सेंटेंस बना किसके लिए है, बात किसकी हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए वो सेंटेंस बोला गया है, वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ऑब्जर्व सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी, दैट्स द सेकंड स्टेप, कि ऑब्जर्व करो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, मतलब एज अ वर्ड, ठीक है। आपको ये नहीं देखना उसके अंदर कितने लोग हैं, कितनी एंटिटीज, आपको ये देखना है कि उस वर्ड को हम यूज कैसे करते हैं, सिंगुलर की तरह या प्लूरल की तरह। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पीपल, पीपल का प्लूरल क्या बनता है गाइस, सॉरी, पीपल के साथ वर्ब क्या लगती है, आर। क्यों? क्योंकि पीपल एज अ वर्ड इज अ प्लूरल वर्ड, जबकि क्राउड, क्राउड भी तो का मतलब भी तो होता है बहुत सारे लोग, लेकिन क्राउड एज अ वर्ड, एज अ नाउन इज अ सिंगुलर नाउन। तो आपको ये समझना था कि जब भी हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, तो हमें किसी चीज का मतलब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें वर्ड्स के बारे में, कि कौन सा वर्ड कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये मैं आपको अगले टॉपिक नाउन में करवाऊँ भी वैसे, बट मैंने आपको क्या कहता था, पहली चीज सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, सेकंड चीज, ठीक है, सिंगुलैरिटी और प्लुरैलिटी को, ठीक है, इसको क्या करो, ऑब्जर्व करो कि जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और उसके बाद थर्ड स्टेप था आपका, वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। ये चीज चेक करनी है आपने कि जो सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुई है, जो उन्होंने वर्ब यूज की है यहाँ पे, क्या वो मतलब वो सब्जेक्ट के साथ वो अकॉर्डेंस में है या नहीं है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या वर्ब भी प्लूरल है या नहीं है, ठीक है। इसको बोला जाता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को क्रिएट करना होता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो ये तो था बेसिक अपना क्या बोलते हैं, बेसिक ऑब्जर्वेंस, ठीक है। अब आगे मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाया था, जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि याद रखना कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, प्लूरल, और थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सिंगुलर, ठीक है। तो आई के साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले, आई वर्क, आई वॉश, आई गो, आई डू। प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, वी वर्क, यू वर्क, वी गो, दे गो। लेकिन सिंगुलर के साथ हमें थर्ड पर्सन के साथ याद रखना था, हमें वर्ब में क्या ऐड करना पड़ता है, एस ई एस या आई ई एस। जैसे ही प्लेज या रोहित प्लेज, ही वर्क्स या शी वर्क्स या रीना वर्क्स, ठीक है, ही वॉशेज, शी गोज, ही डज। तो ये हमें ध्यान रखना था कि सिंगुलर के साथ हमें वर्ब में क्या ऐड करना पड़ता है, एस ई एस ऐड करना पड़ता है, ठीक है। फिर मैंने आपको पहला रूल समझाया था गाइस कि पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब पहला रूल तो यही था कि सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही क्लियर कर दिया था। लेकिन जो समझने वाला कॉन्सेप्ट था वो पहला मैंने आपको क्या करवाया था, कि अगर किसी सेंटेंस का, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन आ रहे हैं और उनके बीच में कोई कंजंक्शन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर एंड है उनके बीच में तो वो दोनों सब्जेक्ट कहलाते हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं और उनके साथ एक प्लूरल वर्ब यूज होती है। लेकिन एंड के अलावा कोई भी और वर्ब, सॉरी, कोई भी और कंजंक्शन, जैसे टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, टुगेदर, मतलब और बहुत सारे, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा। तो आप, मैंने आपको बस क्या बोला था, और कुछ रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक वर्ड याद रखो कि अगर वहां एंड है तो याद रखना वो 1+1 है, अगर एंड नहीं है
तो इसका मतलब 1+1 नहीं हो रहा। आपने सेकंड नाउन को नहीं देखना, आपने सिर्फ फर्स्ट नाउन को देखना है और फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आपको अपनी वर्ब डिसाइड करनी है। अगर पहला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और पहला नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहने वाली है। ठीक है, तो ये था गाइज अपने अपना पहला कॉन्सेप्ट। इसी से अपना जो दूसरा कॉन्सेप्ट बन रहा था, अब ये देखो रूल था, लेकिन ये उस रूल की रेलेवेंस खत्म हो गई, क्योंकि मैं उसने क्या बोला है कि ये कंजंक्शन देखो, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, बिसाइड्स, नो लेस देन, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, नॉट, और पता नहीं और 10 लिखवा दूंगा मैं आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे। लेकिन पॉइंट क्या है, कितनी याद रख लोगे एक रूल के हिसाब से। आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास है, एंड के पास। एंड के अलावा चाहे कोई भी कंजंक्शन क्यों ना आ जाए, 1+1 नहीं हो सकता। तो और कोई भी कंजंक्शन दिखे, याद रखना आपने सेकंड नाउन को नहीं देखना, सिर्फ फर्स्ट नाउन को देख के वर्ब डिसाइड करनी है। जैसे एग्जांपल था, द टीचर टुगेदर विद हर प्यूपिल्स। अब सुनने में तो क्या लग रहा है, टीचर है साथ में उसके स्टूडेंट्स हैं, तो कितने हो गए, बहुत सारे हो गए, तो वर्ब नहीं आना चाहिए, नहीं। देखो बीच में क्या आ रहा है, टुगेदर विद, इसका मतलब 1+1 नहीं हो रहा। सो द टीचर टुगेदर विद हर प्यूपिल्स, ठीक है, वॉज देयर, वर देयर नहीं, वॉज देयर। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे बहुत सारे आपको, ये देखना, रोहित एंड राहुल आर प्लेइंग, एंड लगा है तो प्लूरल बनेंगे वो, क्योंकि जुड़ जाते हैं। लेकिन रोहित टुगेदर विद राहुल इज प्लेइंग, ही एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स is going on a trip, she along with her friends has left, India besides western countries has protested against Turkey, या जो भी कुछ भी, पाकिस्तान। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ गाइस, अब देखना, अब अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से बताना आप यहाँ पे क्या लिखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर along with the cabinet ministers, the prime minister along with the cabinet ministers। अब सुनने में क्या लग रहा है गाइस, प्राइम मिनिस्टर था, साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, was या वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट बताना गाइस, फर्स्ट इंस्टिंक्ट, ठीक है, जो आपका मन कह रहा है कि अगर आप ये सेंटेंस बनाते तो आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे वॉज लिखते हैं या वर लिखते हैं, सच बताना, और अपने मन से, मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, सच्चाई आपको पता है। क्या लिखते हैं ऐसे सेंटेंस में आप, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब सुनने में तो क्या लग रहा है, प्राइम मिनिस्टर है साथ में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हो गए, तो वर आना चाहिए सर। लेकिन आपको अब टेक्निकलिटी याद रखनी है कि अगर वहां पे एंड नहीं आ रहा, इसका मतलब 1+1 नहीं हो रहा। हम सेकंड नाउन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसको देखेंगे, फर्स्ट नाउन को। फर्स्ट नाउन यहाँ पे क्या है गाइस, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सबको याद है गाइस, थम्स अप अगर याद है सबको तो फटाफट से चैट बॉक्स में थम्स अप करके बता दो। अब आगे बढ़ते हैं गाइस अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आज भी हम 3 नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रूल नहीं रटेंगे हम, ठीक है। रूल रटाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है आपको, करेक्ट। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हाँ जी, अब ये ऑफ का ना बड़ा लफड़ा रहता है भाई समझने में, सच बता रहा हूँ, ये ऑफ में बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। ऑफ कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ, देखना गाइस, एग्जांपल सुनना, मैं बोलता हूँ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज या हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। एक और एग्जांपल सुन लेना, अगर मैं ऐसे बोलूं, हाँ जी, द हाँ जी, द कोच ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स, the coach of the football players has या have resigned। हाँ जी गाइस, अब देखो होता क्या है गाइस, जब आपको एक से ज्यादा नाउन मिलते हैं ना सेंटेंस में, तो ये मैंने वैसे कल भी बताया था आपको कि ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में मिलता है, लेकिन अब आपको ना कभी कभी कंफ्यूजन होती है ऑफ की वजह से। अब ऑफ में आपको क्या ध्यान रखना है गाइस, कभी भी आपको आज के बाद सेंटेंस में 2 नाउन के बीच में ऑफ दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना
ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन करवाऊंगा मैं, ठीक है, अभी का नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन इसका अभी याद रखना कि अगर कभी दो नाउन के बीच में ऑफ दिखता है ना, ठीक है, तो ऑफ से पहले जो नाउन होता है, याद रखना वो सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है, उनमें से चूज करना। स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास मतलब क्लास के बच्चे, मतलब सेलेक्ट करना या चूज करना। द कोच ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स, क्या मतलब है, फुटबॉल प्लेयर्स का कोच ने रिजाइन कर दिया है, क्लास के बच्चों ने प्रोजेक्ट सबमिट करा दिया है। तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अगर आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में दो नाउन के बीच में ऑफ दिखता है, ठीक है, तो याद रखना जो ऑफ से पहले वाला नाउन होगा, जो ऑफ से पहले लेफ्ट में होगा, वो सब्जेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। तो पहले सेंटेंस में क्या आएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा, हैव सबमिटेड द प्रोजेक्ट। क्लास के लिए हैज नहीं, स्टूडेंट्स के लिए हैव, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में द कोच ऑफ द फुटबॉल प्लेयर्स, अब यहाँ पे भी तो प्लेयर्स थे ना, अब प्लेयर्स प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे प्लेयर्स हैं, कोच है, किसने रिजाइन किया है, कोच ने या प्लेयर्स ने, कोच ने। तो बात किसकी हो रही है, कोच की, तो वो सिंगुलर है, तो वो क्या लेगा, हैज। तो वो वही कह रहा है कि अगर कभी दो नाउन के बीच में ऑफ आ जाता है, इट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ वर्ब, ऑफ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोलता हूँ कि द द लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, ये सुनने में आता होगा आपको, द लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, कि जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर्स हैज या हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। मतलब मैं कुछ भी एग्जांपल बना रहा हूँ आपके सामने ना, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या आना चाहिए, द लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, ऑफ आ रहा है बीच में, दो नाउन आ रहे हैं, इधर रूलिंग पार्टी है, इधर लीडर्स है, सब्जेक्ट कौन रहेगा, ऑफ से पहले वाला, जो ऑफ से पहले आता है। तो लीडर्स के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। अगर मैं उल्टा कर मतलब कुछ ऐसे बना दूं, जैसे मैं बोलता हूँ द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्रीज, चलो एशियन कॉन्टिनेंट बोलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्री, चलो COUN कंट्रीज, आगे सिंगुलर तो इधर प्लूरल बनना है, द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्रीज इज राइजिंग, या चलो इज ग्रोइंग या आर ग्रोइंग फास्ट, कि जो एशियन कंट्रीज हैं उसकी जो उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी जल्दी, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो अगर दो नाउन के बीच में ऑफ आ रहा है, तो ऑफ से पहले वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट होगा। अब द पॉपुलेशन ऑफ एशियन कंट्रीज आर ग्रोइंग या इज ग्रोइंग, जनसंख्या बढ़ रही है, बात यहाँ पे कंट्रीज नहीं बढ़ रही, कंट्रीज की जनसंख्या की बात हो रही है, पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे क्या आएगा, इज ग्रोइंग क्वाइट फास्ट। तो आपको ये समझना है इसके, अगर कभी सेंटेंस में दो नाउन आते हैं और उनके बीच में ऑफ दिख जाता है, तो ऑफ से पहले जो नाउन होता है, याद रखना ऑफ के लेफ्ट में, ऑफ के पहले, ऑफ के लेफ्ट में जो नाउन होता है वो वर्ब को डिसाइड करता है, क्योंकि वो सेंटेंस का एक्चुअल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे उसने एग्जांपल दिया, अ लिस्ट ऑफ बुक्स वर मेड बाय मैरी, ठीक है, मैरी ने क्या बनाई, बुक्स बनाई या बुक्स की एक लिस्ट बनाई। बात यहाँ देखो, दो नाउन के बीच में ऑफ आ रहा है, तो ऑफ की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट इज द सब्जेक्ट। तो अ लिस्ट ऑफ बुक्स वर मेड बाय मैरी नहीं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स वॉज मेड बाय मैरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये देख के चलना होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट देख के वर्ब डिसाइड की जाएगी। और अगर कभी दो नाउन के बीच में ऑफ आ जाएगा, तो याद रखना जो ऑफ के लेफ्ट में होता है, ठीक है, जो ऑफ के लेफ्ट में होता है, ऑफ से पहले होता है, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और वो वर्ब डिसाइड करता है। अगर वो सिंगुलर होगा, जो ऑफ के लेफ्ट में है, तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर ऑफ के लेफ्ट वाला अगर प्लूरल है, तो फिर वो प्लूरल वर्ब लेगा। तो डिपेंडिंग वही अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला रूल फॉलो करेंगे सारे, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी। चले गाइस, नेक्स्ट अब आता है गाइस, अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वो बताता हूं, देखना, अगर कभी दो नाउन और सिर्फ और या नॉर से, आइदर और नीदर नॉर नहीं कह रहा मैं गाइस, ठीक है, समझना, मैंने आइदर और नीदर नॉर नहीं कहा, मैंने सिर्फ और या नॉर कहा है, कि अगर दो नाउन और या नॉर से जुड़े हैं, ठीक है, तो याद रखना वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। क्यों? क्योंकि देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल सुनना, अ डॉक्टर और अ नर्स, या तो कोई डॉक्टर या फिर या तो एक डॉक्टर या फिर एक नर्स हॉस्पिटल में काम
कर रहा है या कर रही है, जो भी आप बोल रहे हो, लेकिन वो कह रहा है या तो एक डॉक्टर कर रहा है या एक नर्स कर रही है, दोनों में से कोई एक कर रहा है, दोनों में से कोई एक कर रहा है। और एक के लिए हमें वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, हमेशा सिंगुलर। जैसे मैं बोलता हूँ अम, चलो, द कैप्टन नॉर द कोच, द कैप्टन नॉर द कोच वॉज हैप्पी या वर हैप्पी विद द रिजल्ट, कि ना तो कोच खुश था और ना ही कैप्टन खुश था, कि जो रिजल्ट आया था उससे ना तो कोच खुश था और ना ही कैप्टन खुश था। अब देखो, नॉर का मतलब क्या हुआ, ना ये था ना ये था, लेकिन 1+1 याद है ना कौन कर सकता है, सिर्फ एंड। तो दोनों सब्जेक्ट नहीं बन सकते, याद है, दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास थी, एंड के पास। तो मतलब ना तो कैप्टन खुश था और ना ही कोच खुश था, वो 1+1 नहीं हुए अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि वर्ब हमेशा सिंगुलर आते हैं, जब और नॉर अकेले यूज होते हैं ना, ठीक है, तो वो दो सिंगुलर एंटिटीज के लिए यूज होता है हमेशा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते इंडियंस नॉर द रशियंस, ऐसे प्लूरल के लिए यूज नहीं होते। और नॉर जब अकेले यूज होते हैं ना, मतलब बिना आइदर के और बिना नीदर के, तो दो सिंगुलर एंटिटीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और दो सिंगुलर एंटिटीज के बीच में जब भी आप या ये या वो, या मतलब और वाला, या ना ये ना वो, नॉर वाला सेंस जब आप यूज करते हो, तो वर्ब हमेशा क्या रखी जाती है, सिंगुलर रखी जाती है। तो याद रखना है कि और नॉर से अगर दो नाउन सेपरेटेड हैं या कनेक्टेड बोल लो आप, कि अगर दो नाउन के बीच में और या नॉर आता है सेंटेंस में, तो वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर। लेकिन अब है असली रूल, अगर दो नाउन्स आइदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं, तब आपको एक अलग सिचुएशन याद रखनी पड़ती है गाइस। ठीक है, अब अलग सिचुएशन क्या आती है वो सुनना। ठीक है, अब मैंने बोलता हूँ एग्जांपल सुनना गाइस, मैं नीचे लिख रहा हूँ। मैंने बोला नीदर, चलो कुछ एग्जांपल बनाते हैं। नीदर द जज नॉर द हाँ जी गाइस, तो उसने क्या बोला, नीदर द जज नॉर द पैनल मेंबर्स वॉज रेडी विद द डिसीजन या वर रेडी, रेडी विद द डिसीजन। हाँ जी गाइज, तो नीदर द जज नॉर द पैनल मेंबर्स वॉज रेडी या वर रेडी विद द डिसीजन, क्या आना चाहिए। अब देखो गाइज, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है, ना तो जज रेडी था ना ही पैनल मेंबर्स रेडी थे, तो सवाल ये है सब्जेक्ट कौन है। गाइज, जब दो नाउन आइदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो ना, तब आपको क्या ध्यान रखना है, इस सिचुएशन में 1+1 तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। वैसे मैंने नॉर्मली क्या बताया आपको, सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में मिलता है, स्टार्टिंग की तरफ मिलता है, यही बताया था। लेकिन इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि इस कंडीशन में आपको पहले वाला जो नाउन है वो सब्जेक्ट नहीं लगेगा, जो दूसरे वाला नाउन है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वो वर्ब के ज़्यादा नज़दीक है, और उसको देख के वर्ब डिसाइड की जाएगी। अगर ये उल्टा होता, अगर ये ऐसे होता ना, नीदर द पैनल मेंबर्स नॉर द जज, फिर यहाँ पे आता वॉज रेडी विद द डिसीजन। अगर ये ऐसे है, नीदर द जज नॉर द पैनल मेंबर्स, अब जो मेंबर्स नजदीक है ना वर्ब के, तो वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। आइदर से देखते हैं गाइस, मैं बोलता हूं आइदर, हाँ जी, आइदर क्रिप्टो करेंसी, आइदर क्रिप्टो करेंसी और क्या बोलते हैं, ई रूपी इज, चलो ये तो दोनों ही सिंगुलर हो गए। चलो हाँ, इसको करेंसी को करेंसीज कर लेते हैं ना।
यस गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो उसने बोला आइदर क्रिप्टो करेंसीज और ई रूपी इज गोइंग टू या आर गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडियन मार्केट, के या तो क्रिप्टो करेंसीज या फिर ई रूपी जो इंडिया का इंडिजिनस क्या जिसको हम बोलते हैं वो क्या डिजिटल करेंसी है। तो अब सवाल ये उठता है इस क्रिप्टो करेंसीज को हम सब्जेक्ट माने या ई रूपी को सब्जेक्ट माने। आइदर क्रिप्टो करेंसीज और ई रूपी। अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट कौन होगा इस सिचुएशन में। जब याद रखना गाइस, अगर दो नाउन आइदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों और दोनों के लिए कॉमन वर्ब यूज करनी है आपने, ठीक है। तो अगर देखो अलग 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 वर्ब होती है ना, अगर ऐसे होता है नीदर द जज इज रेडी नॉर द पैनल मेंबर्स आर रेडी, अगर अलग अलग वर्ब होगी फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीदर द जज वॉज रेडी नॉर द पैनल मेंबर्स वर रेडी, अगर अलग अलग वर्ब यूज कर रहे हो फिर तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों के लिए कॉमन वर्ब यूज कर रहे हो ना, जैसे नीदर द जज नॉर द पैनल मेंबर्स, तो इस सिचुएशन में जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो जब दो नाउन आइदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों और उन दोनों नाउन के लिए कॉमन वर्ब यूज की जा रही है, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि कौन सा नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक है। जैसे अब आइदर क्रिप्टो करेंसीज और ई रूपी, अब नजदीक कौन है यहाँ पे, ई रूपी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या रहेगी, इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडियन मार्केट। अगर उल्टा होता, अगर ऐसे होता आइदर ई रूपी और क्रिप्टो करेंसीज, अगर ऐसे होता फिर हम क्या लगाते, आर गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द इंडियन मार्केट। समझ आ रहा है गाइस। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दो नाउन आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं तो दे विल टेक अ सिंगुलर और अ प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन विच सब्जेक्ट इज नियर द वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, नीदर दीपक, पहले दीपक है, नॉर हिज फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स है। अब जो वर्ब के ज्यादा नजदीक है वो क्या कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग द टूर। अगर उल्टा है देखना, नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक, अब क्या आएगा, इज ज्वाइनिंग द टूर। ठीक है, ये देखना गाइस, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर आर लर्निंग। अब देखो यहाँ पे नजदीक कौन है, टीचर, और टीचर के लिए क्या लगा रखा है, आर। दिस इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर इज लर्निंग। ठीक है, या इसका उल्टा होता तो नीदर द टीचर बट नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो आइदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या ध्यान रखना है, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक रहता है वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करने लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। ठीक है, ये सिर्फ तीन पेयर में होगा गाइस, ये सिर्फ तीन कंजंक्शंस के साथ यूज होगा ये वाला रूल, और किसी के साथ यूज नहीं होता। कहीं आप हर कंजंक्शन के साथ लगा दो इसको, सिर्फ तीन कंजंक्शन में। कौन सी, आइदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, हाँ, और ऊपर मैंने क्या बताया था, अगर अकेला और नॉर आ रहा है, और नॉर बिना आइदर के बिना नीदर के यूज हो रहे हैं, उस सिचुएशन में वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। क्यों, क्योंकि और नॉर अकेले सिर्फ दो सिंगुलर एंटिटीज के लिए यूज होते हैं, और दो सिंगुलर एंटिटीज में से जब एक की बात हो रही होती है तो वर्ब क्या रखी जाती है, हमेशा सिंगुलर रखी जाती है। तो भाई समझ आ रहा है रूल आपको। इसमें आप ये मत सोचना कि सर इसमें भी तो दो सब्जेक्ट थे, दो सब्जेक्ट नहीं थे इसमें, इसमें दो नाउन कनेक्टेड थे, मतलब जोड़ रखे थे इन कंजंक्शंस के साथ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, याद रखना, 1+1 दो सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ एक वर्ड के पास है, और वो कौन सा है, एंड के अलावा और कोई वर्ड 1+1 नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात गाइस। चलिए, ये था आपका आज का सेकंड रूल। पिछला हमने कौन सा किया था गाइस, पिछला हमने किया था ऑफ वाला, कि अगर दो नाउन के बीच में ऑफ आ रहा है तो ऑफ से लेफ्ट में जो नाउन है वो वर्ब डिसाइड करेगा। और ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट रूल क्या किया कि अगर आइदर और नीदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से कोई नाउन जुड़े हैं तो जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, ये था अपना आज का सेकंड रूल। और आज का नेक्स्ट रूल करते हैं थर्ड रूल, मतलब सिक्स्थ रूल इस चैप्टर का, और फिर इसके बाद अपने 4 रूल बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, फिर आपका टॉपिक खत्म, फिर आप इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बाद। नेक्स्ट है गाइज, एक फ्रेज आता है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ठीक है, अब ये ना सुनने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन अब इसको आज के बाद आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, गाइस दोनों में फर्क सिर्फ कितना है, एक आर्टिकल का फर्क है, अ का और द का।
ठीक है, इससे याद रखना ये फ्रेज है गाइज आपका अ नंबर ऑफ, ये सिर्फ इस फ्रेज की बात कर रहा हूं मैं, अ नंबर के साथ नहीं लगेगा ये, अ नंबर नहीं, अ नंबर ऑफ अगर आता है तो ये पूरा फ्रेज याद रखना है आपको। अगर कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अ नंबर ऑफ आ जाए या द नंबर ऑफ आ जाए तो कौन सा क्या वर्ब चूज करता है, देखना अब कंफ्यूजन क्या हो जाती है बच्चों को, सर हमें लगता है अ का मतलब तो होता है एक, राइट, अ का मतलब क्या होता है एक, तो अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, एक के हिसाब से तो सिंगुलर आनी चाहिए, और द हम प्लूरल के लिए भी यूज कर लेते हैं, तो शायद द के साथ क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। गलत, ऐसा नहीं होता गाइस, याद रखना अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब यूज होती है। क्यों? क्योंकि अ का मतलब क्या होता है गाइस, अ का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, अ का मतलब होता है इनमें से कोई भी एक। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू स्टैंड अप, क्या मतलब है मेरी इस बात का, आई वॉन्ट अ स्टूडेंट टू स्टैंड अप, कि मैं चाहता हूँ कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए, नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ इनमें से कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए। ठीक है, तो आई वॉन्ट अ स्टूडेंट, अ का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई भी एक। मान लो क्लास में तीन चार खिड़कियां हैं, मैं आपको बोलता हूँ प्लीज ओपन अ विंडो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनमें से एक खिड़की खोल दो या इनमें से कोई भी एक खिड़की खोल दो, कोई भी एक। तो अ का मतलब समझ आया, अ का मतलब एक नहीं होता, अ का मतलब होता है कोई भी एक। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब अ नंबर का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर, अ नंबर का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक नंबर। अब जब कोई भी एक नंबर है वो तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, और इस केस में जब हम अ नंबर ऑफ बोलते हैं ना, तो अ नंबर ऑफ, जैसे एग्जांपल सुनना गाइस, अ नंबर ऑफ डेंगू केसेस के, डेंगू के जो केसेस हैं उनके उनकी बहुत बहुत बड़ी संख्या, बहुत बहुत सारे केसेस, तो अ नंबर ऑफ डेंगू केसेस हैज बीन या हैव बीन रजिस्टर्ड इन द सिटी, ये बहुत सारे डेंगू के केसेस सिटी में रजिस्टर हुआ है या हुए हैं, इन आर सिटी या इन द सिटी, चलो ऐसे कर लो इसको, कि सिटी में, शहर में बहुत सारे डेंगू के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। तो अ नंबर ऑफ, देखो गाइस अगर सब सेंटेंस की स्टार्टिंग में अ नंबर ऑफ आ गया तो अ नंबर ऑफ डेंगू केसेस हैव बीन, क्यों, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे, अ नंबर ऑफ मतलब डेंगू के बहुत सारे केसेस, अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, इनमें से बहुत सारे, अ नंबर मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है, और डेंगू केसेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा है वो, तो बहुत सारे डेंगू के केसेस शहर में रजिस्टर हुए हैं। लेकिन अगर यही चीज़ मैं द नंबर ऑफ में लाता हूँ ना, द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, एक स्पेसिफिक नंबर, द का मतलब होता है गाइस एक पर्टिकुलर नंबर, तो द नंबर ऑफ डेंगू केसेस, सेम सिचुएशन में देखना गाइस, द नंबर ऑफ डेंगू केसेस इज इंक्रीजिंग या आर इंक्रीजिंग इन द सिटी, कि शहर में डेंगू के जो केसेस हैं उनकी जो संख्या है, अब द नंबर किसकी बात करता है, एक संख्या की, एक डिजिट की, तो डेंगू केसेस की, शहर में जो डेंगू केसेस है उनकी जो संख्या है वो संख्या बढ़ रही है, सो द नंबर ऑफ डेंगू केसेस इज इंक्रीजिंग इन द सिटी, क्योंकि वहां पे वो एक संख्या, एक नंबर की बात कर रहा है। तो आज के बाद क्या याद रखना है गाइज आपने, कि कभी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आपको अ नंबर ऑफ मिलता है, अ नंबर ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे जो वर्ब लगेगी वो हमेशा क्या लगेगी, प्लूरल। ठीक है, और अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में द नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ, ठीक है, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है तो याद रखना सेंटेंस की वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर। तो अ नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, जबकि द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, वो एक सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे मैंने बोला कि the number of uh, the number of amendments in the constitution, ठीक है, आगे आपको कुछ भी लग रहा है, चाहे कुछ भी फीलिंग आ रही है, द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वेरी लार्ज या हैज बीन वेरी लार्ज, हैज बीन, क्योंकि द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है। लेकिन अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स was made या were made in the constitution after its recognition, के कॉन्स्टिट्यूशन को रिकग्नाइज करने के बाद भी उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। तो अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इट्स recognition, लेकिन द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन क्वाइट लार्ज। द नंबर ऑफ कोविड केसेस रजिस्टर्ड इन द कंट्री was अराउंड या वर अराउंड 10 मिलियन या 1 मिलियन,
द नंबर ऑफ कोविड केसेस रजिस्टर्ड इन द कंट्री was around 1 million. लेकिन a number of COVID cases has been या have been registered in the country. A number of new COVID cases have been registered in the city, in the country. तो आपको ये याद रखना है, the number of always takes a singular form of verb, while the expression a number of takes plural form of verb. Example देखना, the number of students in the class are limited या is limited. The number of students in the class is limited. A number of books, a number of books is on reserved या are on reserved in the library. A number of books are on reserved in the library. So the number of will always take a singular verb, whereas a number of will always take a plural verb. समझ आ रही है चीज गाइस आपको? तो ये है आपका थर्ड रूल आज का जो समझना है। तो मैं आपको फिर से तीनों रूल एक बार रिवाइज करा देता हूँ जाने से पहले। तो पहला रूल आज हमने क्या किया कि अगर दो नाउन्स के बीच में कभी आपको ऑफ दिखे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, ठीक है, द कोच ऑफ द प्लेयर्स इज, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल इज, लेकिन अगर आपको पहले प्लूरल मिल जाए, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर, द प्लेयर्स ऑफ द टीम आर, द मेंबर्स ऑफ द जूरी आर, तो अगर दो नाउन्स के बीच में अगर आपको ऑफ दिखता है तो ऑफ से पहले जो नाउन होता है वो वर्ब डिसाइड करता है। अगर ऑफ से पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर ऑफ से पहले वाला नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। फिर हमने किया कि अगर दो नाउन और या नॉर से जुड़े हैं, सिर्फ अकेले और नॉर से, आइदर और नीदर नॉर नहीं, सिर्फ और या नॉर से, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी। और अगर दो नाउन आइदर और, नीदर, नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं वाइल हैविंग अ कॉमन वर्ब, कि दोनों की कॉमन वर्ब है, तो क्या होगा, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होगा वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा और उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी। अगर जो उसके पास है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और जो उसके पास है अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल बन जाएगी। और थर्ड रूल हमने आज किया कि अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में अ नंबर ऑफ आता है तो वर्ब हमेशा क्या रहती है, प्लूरल, और सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर द नंबर ऑफ आता है तो वर्ब हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर। रीजन बीइंग अ एक अनोनिमस नंबर की बात करता है जो कि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन द नंबर एक संख्या की, एक स्पेसिफिक डिजिट की बात करता है, और डिजिट जो है वो इंग्लिश में क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो इसलिए अ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और द नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो आज के लिए गाइस ये तीन रूल्स थे, हम बिल्कुल आराम से स्लो चल रहे हैं ताकि आप जितना डेली सीखोगे उतना एब्जॉर्ब कर पाओगे और आपकी प्रिपरेशन यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कोई ऐसा मतलब ये रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 120 रूल कर लो आपकी इंग्लिश हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे वहाँ पे कितने रूल लटके चले जाना, पेपर में रूल नहीं पूछेगा, वो पेपर में कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे आपको, और वो कॉन्सेप्ट कब समझ आएंगे, जब आप रूल्स नहीं कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे, रूल्स को रटोगे नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाने आया हूँ, रूल रटाने नहीं आया। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। अगर अच्छा लगा, समझ आया, काम का लगा, तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को अगर आप पहली बार है। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके ये सारी पीडीएफ्स आपको डेली फ्री में मिल जाएंगी उस पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इनको यूज़ कर सकते हो अपने नोट्स की तरह। तो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड इन योर जर्नी। बट जाने से पहले फिर से मैं आपको अपने एक बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में बता जाता हूँ गाइस। इसमें हमने आपके IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क और SBI PO, SBI क्लर्क, तीनों मतलब 6 एग्जाम्स की तैयारी हम इस एक कोर्स से करा रहे हैं आपके। एक कोर्स में 6 एग्जाम, और क्या चाहिए आपको। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, क्वांट्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस मिलेगा और इंग्लिश भी मिलेगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों के लिए। और पीओ एग्जाम में जो IBPS PO और SBI PO में जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है वो कंपोनेंट भी है। सारी क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड करके आपके लिए रखी गई हैं, तो आप अपने डे 1 से उनको देखना शुरू कर सकते हो और अपनी स्पीड से अपने अकॉर्डिंग उसको प्लान कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको डाउट रेजोल्यूशन मिलता है और फैकल्टी गाइडेंशिप मिलती है कि फैकल्टी से आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, और आपके जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हो, जो हम आपको विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व करके देते हैं। तो
इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस कोर्स का। उस लिंक पे क्लिक करके जाके देखिए, आपको 70% ऑफ मिल रहा है इस पे फिलहाल, ठीक है। और कूपन कोड है आपका कैपिटल विक्ट्री, तो 70% ऑफ मिल रहा है। नो, डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई सजेस्ट दैट यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। तो that is it for this session guys. I hope this was helpful and beneficial for you. अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाए, you can always call us on this number which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutab.co.in. that's our email ID. तो गाइज जुड़े रहिएगा सीरीज से, देखते रहिएगा। रोज शाम को 4 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको सेशन मिलेंगे। अगला सेशन जो मैं आपके लिए लेके आऊंगा वो इसका 3rd पार्ट होगा मंडे को, और वो हम कवर करेंगे शाम को 4 बजे। तो वीकेंड पे रिवाइज करना जो जो आपने इस हफ्ते सीखा है, और मंडे से दोबारा से वापस अपनी शुरू कर देंगे अपना चैप्टर। तो गाइज ठीक है, तो शुरू कर दीजिए अपनी प्रिपरेशन, और भूलिएगा मत कि आपके लिए बैंक महापैक का कोर्स भी है जो आपको इस पूरी तैयारी के लिए रेडी कर देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर सेविंग योर प्रेशियस टाइम, फॉर for sparing your precious time with us and putting your faith and your trust in us. So thank you so much for that. We promise to live up to your expectations. तो आपको डेली क्लासेस मिलती हैं क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की। आप एक जगह से आप सारी तैयारी पूरी कर सकते हो अपने। So that's it for today guys. I'll see you next week. Till then, stay safe, stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you once again, and happy learning to all of you.